मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। चलिए दोस्तों, वेलकम है बीडीएन केमिस्ट्री पॉइंट में। मैं हूँ राज यादव और सॉलिड स्टेट में हम लोग आगे चल रहे हैं। हम लोग इससे पहले यूनिट सेल से रिलेटेड काफ़ी कैलकुलेशन कर चुके हैं और वो जितनी भी कैलकुलेशन हमने की हैं उसको हम लोग एक टेबल के अंदर अरेंज करते हैं, जिससे कि आपको लर्न करने में, आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी होगी। ओके, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के लिए। और वीडियो को लाइक करें बेटा, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें आप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो बेटा, यहाँ पर मैंने एक टेबल बनवा रखी है। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करिए, यहाँ पर फेस सेंटर्ड की बात की है, बॉडी सेंटर्ड की बात की है। तो मैं सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, रैंक ऑफ यूनिट सेल। रैंक ऑफ यूनिट सेल का मतलब होता है बेटा कि एटम पर यूनिट सेल, यानी एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम होते हैं। तो बेटा सिंपल यूनिट सेल के लिए जेड की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिंपल यूनिट सेल के अंदर क्या होती है? सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल में जो भी आपके पास एटम होते हैं वो केवल और केवल कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा? कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। और कॉर्नर वाले एटम का जो कंट्रीब्यूशन होता है यूनिट सेल को बनाने के लिए वो 1/8 होता है। अब 8 है, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 कैंसिल हो जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये जेड की वैल्यू। दूसरी बात करते हैं फेस सेंटर्ड की। फेस सेंटर्ड जेड की इक्वल टू कितना होता है बेटा? 4 होता है। कैसे होता है जरा देखिए, दिखाते हैं बेटा आपको। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होती कैसे है? कुछ ऐसे होती है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए बेटा, यहाँ पर ये है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, देखो बेटा यहाँ पर। ठीक है, फेस सेंटर्ड का मतलब क्या है कि इसमें जो एटम्स होते हैं या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिट सेल के कॉर्नर पर होते हैं। और कॉर्नर के साथ साथ कहाँ होते हैं? प्रत्येक फेस के सेंटर पर भी प्रेजेंट होते हैं। तो फेस कौन सा? ये आपके पास नीचे वाला फेस, इसके ऊपर वाला, ये दाएं वाला, ये बाएं वाला, एक पीछे वाला और एक आगे वाला। टोटल 6 फेसेस होते हैं। तो यहाँ जेड की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या है? कॉर्नर वाले का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 है और 8 है बेटा, और प्लस जो फेस के सेंटर पर होते हैं उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 होता है, 6 है। तो 2 3 जा 6 और 8 1 जा 8। तो आपके पास कितना? 1 + 3, यानी टोटल आपके पास वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बॉडी सेंटर के लिए। जेड इक्वल टू कितना होता है? 2 होता है बॉडी सेंटर्ड में। कैसे होता है इसके लिए भी आप ध्यान से समझिए। देखो, ये आपके पास यूनिट सेल होगी बॉडी सेंटर्ड। क्या होती है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल? देखो, इस वाली वीडियो से आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। जो बच्चों ने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है उनको भी इससे बेनिफिट मिल जाएगा। जरा देखिए यहाँ पर, ये देखो, ये देखो यहाँ पर कॉर्नर पर तो है, लेकिन इसके अलावा पूरा एक बॉडी के बीचों बीच में बेटा भी एटम प्रेजेंट होता है। तो इसकी जेड क्या निकलेगा? जेड इक्वल टू आ जाएगा बेटा 1/8 कॉर्नर वाले के लिए, 8 है कॉर्नर पर, प्लस बॉडी के सेंटर पर 1 है, इसका पूरा का पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। जेड की वैल्यू आपके पास हो गई 2। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा दूसरे प्रॉपर्टी की। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास मिलेगी कौन सी वाली? तो देखिए बेटा, दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास होगी बेटा कि अगर आपसे कहा जाए कि रेडियस की बात की जाए, रेडियस यानी आर, ये रेडियस आर क्या होगा? तो सिंपल यूनिट सेल है, इसके लिए रेडियस जो आर होता है वो होता है बेटा a/2। यस है नो? बिल्कुल, आप पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं। आर क्या होगी? a/2। यानी रेडियस निकाल क्यों रहे हैं? क्योंकि आपके पास जो एटम है उसको एक स्फीयर अज्यूम किया जा रहा है और स्फीयर में यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस होती है, इसको आर कहते हैं। ठीक है, ए क्या है? यूनिट सेल में 2 कॉर्नर्स के बीच की दूरी, या फिर हम कह सकते हैं इसकी जो एज लेंथ होती है उसे ए अज्यूम किया जाता है। अब जो एज लेंथ है ये क्यूबिक यूनिट सेल है, हर किसी में देखो क्यूबिक आ रहा है, हर किसी में क्यूबिक आ रहा है, यानी इसके अंदर हमने क्यूबिक यूनिट सेल ले रखी है। इसका मतलब ये है कि सारी एजेस बिल्कुल इक्वल है। तो हमने क्या किया है? ए इसको मान लिया, इसका मतलब ए ये भी होगी और ए भी, नहीं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों भी क्या होगी? ए होगी। ठीक है, तो आर ये हो गया। अगर हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए आर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो क्या निकल के आया था बेटा? हमारा आया था a√2 / 4। ठीक है, और बॉडी सेंटर्ड के लिए आया था r इक्वल टू a√3/4। ये हमने रेडियस कैलकुलेट की है। ठीक है, या हम इसको एक बात और भी कह सकते हैं, यानी रिलेशन बिटवीन r एंड a।
यस या नो। ओके, ये बात भी ध्यान रखना, अगर ये पूछा जाए तब भी यही वाला पॉइंट आपको लिखना है। तो आपको मैंने पीछे जो कैलकुलेशन करना सिखाया है कि ये कैसे आया है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये याद रहे कि ये रिलेशन क्या होता है। ओके, चलिए देखिए, तीसरी प्रॉपर्टी की बात अगर हम करते हैं तो तीसरी प्रॉपर्टी इसके अंदर क्या आएगी, जरा देखिए यहाँ पर तीसरी प्रॉपर्टी आएगी बेटा, यानी आपके पास क्या है कि नियरेस्ट नाइबर, जो पास पास वाले एटम हैं, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है। तो डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नाइबर, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नाइबर एटम्स, ठीक है, पास पास वाले एटम के बीच की डिस्टेंस, इसको डी से डिनोट करते हैं। तो d इक्वल टू क्या होता है, ये होता है बेटा 2r। डिस्टेंस क्या होती है, 2r होती है। ध्यान रखें बात को, जब ये 2r है तो r की वैल्यू आपके पास ये है, तो d इक्वल टू क्या होगा बेटा 2 इंटू a/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो d आ जाएगी बेटा आपके पास a के इक्वल। तो सिंपल यूनिट सेल की डिस्टेंस क्या होती है बेटा, a के इक्वल होती है। जितनी भी इसकी एज लेंथ होती है उतने ही पास पास वाले एटम के बीच की डिस्टेंस होती है। नेक्स्ट हमारे पास ये है d इक्वल टू 2r है, r की वैल्यू आपके पास ये है, तो आप लगा सकते हो बेटा r की वैल्यू क्या होगी बेटा 2 इंटू a√2/4, यस या नो, बिल्कुल। तो 2 2 जा 4 यानी a√2/2, ये आपके पास आ गई डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नाइबर, या फिर हमको यहाँ पे लिख देते हैं d इक्वल टू a√2/2 आ गया, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ देखिए डिस्टेंस क्या होगी बेटा 2r ही होगी, r की वैल्यू आपके पास ऊपर है तो आप लगा सकते हो इसको, यानी 2 इंटू, या फिर मैं इक्वल टू कर दे रहा हूँ 2 इंटू a√3/4, यहाँ पर आपके पास 2 आ गई, तो d आ गई बेटा a√3/2। ये डिस्टेंस आ गई किसके लिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम्स होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है बेटा, ये होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा फोर्थ पॉइंट के लिए, जरा देखिए बेटा यहाँ पर फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो क्या होगा। फोर्थ पॉइंट हमारे पास होगा बेटा, देखो बेटा यहाँ पर फोर्थ पॉइंट होगा बेटा, चलिए मैं थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ जिससे कि आपकी आगे की भी कैलकुलेशन इसी भी वीडियो में आ जाए, ठीक है। जरा देखो यहाँ पर थोड़ी सी जगह बना देता हूँ मैं, देखो बेटा यहाँ पर, तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है बेटा, यानी लेंथ ऑफ डायगोनल, ठीक है, डायगोनल की बीच की लेंथ। और डायगोनल क्या होता है बेटा, डायगोनल 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है बॉडी डायगोनल और एक होता है फेस डायगोनल। तो फेस डायगोनल में हम फेस सेंटर्ड वाले की, देखो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है इसे बोलते हैं फेस डायगोनल। इसकी लेंथ क्या होती है, जरा देखो यहाँ पर तो कोई होता नहीं है, फेस डायगोनल बेटा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर होगा। तो देखो बेटा यहाँ पर ये डायगोनल की लेंथ क्या होगी, तो लेंथ ऑफ डायगोनल, देखो चलो इसको लिखना नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पर लिख दिया है इसको, ठीक है। तो लेंथ ऑफ डायगोनल क्या हो जाएगी, जरा ध्यान से समझिए, ये होती है बेटा 4r। तो r हमारे पास है ही है, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 इंटू a√2/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास a√2। तो लेंथ ऑफ फेस डायगोनल क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, लेंथ ऑफ फेस डायगोनल, ध्यान समझना, मैं लिख दूं यहाँ पर ये चीज, तो लेंथ ऑफ फेस डायगोनल, लेंथ ऑफ फेस डायगोनल, ठीक है, क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी अपना 4r, और 4r को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू a√2 और y4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा a√2 आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, ठीक है, ये भी कितनी होगी बेटा 4r ही होगी। कैसे होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी आपको। तो 4 इंटू a√3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बेटा a√3 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर ये लेंथ 4r कैसे हो जाती है वो समझिए इस बात को। देखो बेटा यहाँ पर क्या है, ये मैंने एक फेस बना लिया, ध्यान समझना इस बात को, ये मैंने फेस बना लिया, एक एटम आपका ये है, एक एटम ये है, एक एटम ये है, एक एटम ये और एक एटम इसके बीच में रखा है। तो यहाँ पर बेटा क्या है, ये दो अपोजिट लाइन को कनेक्ट करने वाली लाइन को बोलते हैं हम डायगोनल, ठीक है। तो ये फेस डायगोनल बनाया है मैंने इस समय पे, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बेटा ये r होगी, और ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस 2r के इक्वल होगी, क्योंकि ये आपके पास क्या है डायमीटर है, ठीक है।
और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ये r होगी, तो ये पूरी लेंथ क्या हो जाएगी r और 2r 3r और एक 4r, तो 4r यहाँ पर भी आ रहा है 4r यहाँ पर, तो डायगोनल की लेंथ हमेशा 4r होती है। वो बात अलग है कि इसके लिए रेडियस अलग है, उसके लिए रेडियस अलग है, इसलिए दोनों की लेंथ अलग अलग आती है। क्लियर? ओके, तो ये बेटा हमारे पास हो गया डायगोनल की लेंथ। अब देखो एक और बात हम बात करते हैं थोड़ी सी, जरा देखिए, देखो बेटा यहाँ पर हम बात करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन की और पैकिंग इफिशियंसी की। ओके, बात करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग इफिशियंसी की बात करते हैं। चलिए देखिए बेटा यहाँ पर, यानी फिफ्थ हमारे पास प्रॉपर्टी है पैकिंग फ्रैक्शन। चलो मैं लिख देता हूँ पूरा, पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन जैसे हम बेटा बोलते हैं PF शॉर्ट में, जिसका पैकिंग फ्रैक्शन होता है बेटा 0.52। ठीक है, इसका पैकिंग फ्रैक्शन होता है पॉइंट का 74, इसका पैकिंग फ्रैक्शन होता है बेटा पॉइंट का 68। ठीक है, और बात करते हैं छठी प्रॉपर्टी आपके पास है बेटा पैकिंग इफिशियंसी। ठीक है, तो ये क्या होती है बेटा, ये होती है बेटा PE इक्वल टू होता है बेटा 52%, ये होता है इसके लिए PE इक्वल टू 74%, ये होता है बेटा PE इक्वल टू 68%। ठीक है, अब वाइड कितनी होगी, वाइड ध्यान समझना बेटा, वाइड का वॉल्यूम कितना होगा, यहाँ पर बेटा वाइड होगा, जो खाली जगह होगी वो होगी बेटा कितनी 48%। यहाँ जो वाइड होगी या वैकेंट स्पेस होगा वो कितना होगा बेटा, ये होगा बेटा 26%। और यहाँ पर जो आपके पास वाइड मिलेगी वो मिलेगी बेटा 32%, नहीं 32 क्यों, हाँ 32%। ओके बेटा, तो ये आपके पास आ जाता है, जितना भी आपने कैलकुलेशन किया था उस सारी कैलकुलेशन को बेटा मैंने क्या किया है, एक ही किसमें बेटा, एक ही टेबल में अरेंज कर दिया मैंने ये। ठीक है, एक ही टेबल में मैंने आपको अरेंज कर रखा है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बेटा ये, तो ये आपको बहुत ही काम की टेबल है। इस टेबल से आपको सारा कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह जो कुछ भी होंगे वो सारे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग आज एक नई कैलकुलेशन के ऊपर चलते हैं, और वो हमारे पास होगी बेटा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके तो न्यूमेरिकल 100% आपके बोर्ड में आते ही आते हैं, चाहे बोर्ड हो चाहे कंपटीशन हो, उसकी तो क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं आगे की ओर। ओके, लीजिए बेटा, स्टार्ट करिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, इस टेबल से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टेबल की तरफ, या फिर नेक्स्ट कैलकुलेशन की तरफ, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं यूनिट सेल की। डेफिनेशन क्या है, मतलब वो तो एक सिंपल सा एक स्टेटमेंट है, वो ये है बेटा कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल जो होती है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज सेम एज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। यानी कि जो यूनिट सेल की डेंसिटी होती है वो सब्सटेंस की डेंसिटी के सेम के समान ही होती है। ठीक है, यानी जैसे क्या होती है भाई डेंसिटी, सब्सटेंस की डेंसिटी क्या होती है बेटा, डेंसिटी इक्वल टू होता है बेटा मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, बहुत पहले से आप लोग पढ़ते चले आए हो, मास बाई वॉल्यूम, या फिर वेट बाई वॉल्यूम कह सकते हो। लेकिन हम बात करते हैं कि अगर डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल है तो मास किसका होगा, यूनिट सेल का होगा, वॉल्यूम होगा तो किसका होगा, यूनिट सेल का होगा। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू हो जाएगा बेटा मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यस या नो भाई, वॉल्यूम के बारे में हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं भाई, यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होता है, ये पीछे हम लोग काफी बार यूज कर चुके हैं इसका। लेकिन हमारे पास मास ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, इसे हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना। देखते हैं क्या होता है मास ऑफ यूनिट सेल। सपोज दैट आपके पास एक कोई भी क्रिस्टल है, कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो एटम्स होते हैं वो इस तरीके से अरेंज होते हैं। ध्यान से समझना इस बात को जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ठीक, इस तरीके से आपके पास जो एटम होते हैं वो अरेंज होते हैं।
ठीक है, ये एटम आपके इस तरीके से अरेंज होते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से एटम अरेंज होते हैं, ये अरेंजमेंट होता है एटम्स का इस तरह से। ठीक है, अब मैं क्या करूं बेटा, यानी इन दो एटम के सेंटर को ले लेता हूं, इन दो एटम के सेंटर को ले लेता हूं, इन दो एटम के सेंटर को और इन दो एटम के सेंटर को ले लेता हूं। ठीक है, ये देखिए बेटा, यूनिट सेल बना रहा हूं और कोई खास काम नहीं कर रहा हूं। तो यहां से मैंने सेंटर को मिलाया, ध्यान समझना, मैं जो कर रहा हूं उसको समझते जाना कि ये क्रिस्टल तो था पहले से ही, ये यूनिट सेल बनी थी, बस हमने क्या किया, इस यूनिट सेल को क्लियर करने के लिए कि कैसी होती है, इसके लिए बस इस मार्कर से इसको ड्रॉ कर दिया है। बाकी तो यूनिट सेल आपके जो आपके पास एटम्स हैं इनसे तो बनी हुई है ही है यूनिट सेल पूरी है। ठीक है, तो जो एटम बेटा इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा उसे मैं बाहर निकाल देता हूं। ठीक है, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मास जो यूज करेंगे हम लोग, किसका मास यूज करेंगे, वो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं इसके द्वारा, इस वाले फॉर्मूले के द्वारा। ठीक है, यार देखो बेटे, देखो देखो देखो, समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ तो ये जो आपके पास दिख रहा है एटम्स, ये एटम्स आपके पास यूनिट सेल के अंदर है, क्यूबिक सेल के अंदर है। तो ये जो लाइनें हैं बस इस चीज को रिप्रेजेंट करती हैं कि हाँ यूनिट सेल ऐसी होती है, ऐसी होनी चाहिए। लेकिन बस जो आपके पास जो मास होगा यूनिट सेल में, वो किसका मास होगा, एटम्स का मास होगा, ना कि ये जो आपको रॉड से दिख रही है, रॉड वगैरह कुछ नहीं होती है। बस हमने क्या किया, इसको बस मार्कर से सेंटर को ऐड कर जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसमें केवल जो मास होगा वो केवल एटम्स का ही होगा, केवल एटम होते हैं, इस तरीके की कोई रॉड वगैरह या तार वगैरह नहीं होता जिससे कि एटम जुड़े रहते हो। ठीक है, ये अपने आप से ही बेटा एक दूसरे के क्लोजली पैक रहते हैं। ठीक है, तो जो मास होगा वो किसका होगा, यूनिट सेल के मास में एटम्स का मास होगा। ठीक है, तो बात हम करते हैं मास ऑफ यूनिट सेल की। तो क्या आता है बेटा आपके पास, यानी मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू मास ऑफ टोटल मास ऑफ एटम, टोटल मास ऑफ एटम, यानी एटम का टोटल मास होता है यूनिट सेल के मास के इक्वल। अब बात आती है कि टोटल मास कितना होगा, अब वो डिपेंड करता है कि इसमें एटम कितने हैं। तो एटम बेटा आपके पास क्या होते हैं, जेड। तो हम क्या बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स इनटू मास ऑफ वन एटम। ठीक है, तो टोटल नंबर क्या होता है, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, रैंक को बात कहते हैं, इनटू मास ऑफ वन एटम के लिए हम बेटा स्मॉल एम मान लेते हैं, सपोज दैट। ठीक है, स्मॉल एम कर लिया। लेकिन एक बात और समझिए कि आपको जो मास दिया रहता है वो एक मोल एटम का मास दिया रहता है हमेशा क्वेश्चन के अंदर, वन एटम का मास नहीं दिया रहता है। इसलिए हम इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक मोल एटम के मास को यहाँ पर यूज करेंगे। जरा देखिए वो कैसे यूज करेंगे। तो देखो बेटा, यहाँ तो आपके पास ये आ गया यूनिट सेल का मास, यानी जेड इंटू मास ऑफ वन एटम, स्मॉल एम। ध्यान समझना इस बात को। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या है, मास ऑफ वन मोल एटम, यानी एक मोल एटम का मास क्या होता है बेटा, यानी एवोगाद्रो संख्या, यानी 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू मास ऑफ वन एटम। ठीक है, एक एटम का मास इंटू एवोगाद्रो नंबर। ठीक है, हमें चाहिए मास ऑफ वन एटम, तो इसको हमने स्मॉल एम लिया है, तो स्मॉल एम इक्वल टू मास ऑफ वन मोल एटम, इसको कैपिटल एम अज्यूम कर लेंगे बेटा। ठीक है, ध्यान समझना। तो ये जो वैल्यू होगी वो इसके बेटा अब नीचे आ जाएगी, बटे में आ जाएगी। तो हम लिख सकते हैं बेटा कैपिटल एम डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10⁻23। यहां पर ये जो कैपिटल एम है ये क्या है, मास ऑफ वन मोल एटम, यानी एक मोल एटम का मास है बेटा, ये एक मोल एटम। ठीक है, वन मोल एटम का मास है। ये आपके पास एवोगाद्रो नंबर होती है, एवोगाद्रो नंबर। ठीक है, ये होता है इसके पास। ठीक, अगर हम एवोगाद्रो नंबर है इसको तो इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी स्मॉल एम इक्वल टू कैपिटल एम डिवाइडेड बाई एन ए। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया मास ऑफ वन एटम। तो अब बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो वैल्यू है वो यहाँ रख सकते हैं, तो यूनिट सेल का मास हमारे लिए आ जाएगा। तो पहले आप इसको क्या करिए, इसके आप स्क्रीनशॉट लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आपको क्या बता रहा हूँ बेटा, मास ऑफ वन एटम को रख करके यूनिट डेंसिटी बता रहा हूँ कैसी आएगी। ठीक है, नोट करिए इसको, कर लिया होगा, चलिए ले लिया होगा, ओके। चलिए देखो बेटा यहाँ पर, तो मास ऑफ यूनिट सेल कितना आ जाएगा अब आपका, ध्यान समझना बेटा इस बात को।
मैं यहाँ से इतना बेटा रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मास ऑफ यूनिट सेल समझते सारे बेटा बात को, मास ऑफ यूनिट सेल क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा Z इंटू कैपिटल N डिवाइडेड बाई NA, है ना, क्योंकि M की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है, तो ये वाली वैल्यू आ चुकी, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, चूंकि आपको पता क्यूबिक यूनिट सेल है इसलिए तीनों ही उसके पास क्या है, A इंटू ए है, यानी A³ हो गया। अब बताइए डेंसिटी निकालना बहुत ज़्यादा इजी हो गया है, नहीं हो गया, बिल्कुल इजी हो गया। देखो जरा यहाँ पर कैसे निकलेगी, जरा देखो भाई, देखो यहाँ पर, तो डेंसिटी क्या आएगी बेटा, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, यस या नो, बिल्कुल भाई, इक्वल टू, इसको हम रो से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, इक्वल टू होता है बेटा, यानी कि मास ऑफ यूनिट सेल कितना है, Z इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई NA डिवाइडेड बाई A³, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया, यानी कि रो इक्वल टू Z इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई A³ इंटू NA, ये आपके पास आ गया डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। यहाँ रो क्या है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल है, ठीक है। Z क्या है, रैंक ऑफ यूनिट सेल, ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये जो रैंक है वो डिफरेंट यूनिट सेल के लिए डिफरेंट होती है, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं बेटा आपको, ठीक है। देखो यहाँ पर लिख रहा हूं Z और यहाँ पे लिख रहा हूं बेटा यूनिट सेल, ठीक है। देखो बेटा सिंपल यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती है, दूसरी होती है बेटा FCC, तीसरी होती है बेटा BCC, ठीक है, छोटा छोटा लिख दिया मैंने यहाँ पर। Z की वैल्यू इसके लिए 1 होती है, इसके लिए 4 होती है, इसके लिए 3 होती है, ये याद रखें। FCC को हम बेटा CCP भी बोलते हैं, कभी कभी CCP भी लिखा होगा, इसका भी मतलब यही होता है, ठीक है। तो देखो बेटा नेक्स्ट हमारे पास है क्या, M इक्वल टू क्या है, मास ऑफ एटम, ठीक है। और आपके पास A³ क्या है, या इसको VV लिखा होगा कहीं पर, तो ये वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, यस। Na क्या है बेटा, Na है एवोगाद्रो नंबर, गाद्रो नंबर, ठीक है। एवोगाद्रो नंबर वैल्यू फिक्स होती है 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23, ये वैल्यू फिक्स होती है, हमेशा आपको यही वैल्यू लगानी है, ठीक है। तो इसका देखिए ये आपके पास आ गया बेटा डेंसिटी के लिए फॉर्मूला, इसको आप नोट करिए डेंसिटी वाले फॉर्मूले को। फिर मैं इसमें थोड़ी सी एक नोट और छोटी सी बता रहा हूँ, मैं यहीं पे बता दूंगा, अभी आप स्क्रीनशॉट इसका मत लेना, इकट्ठा ही ले लेना, मैं 2 बूंद इसमें इंक के डाल लेता हूँ। चलिए देखिए बेटा यहाँ पर, ठीक है, ओके। देखो थोड़ी सी बात और इसके बारे में, थोड़ा सा नोट, ठीक है। नोट में क्या होता है जो बच्चों को हमेशा कंफ्यूज करता है, ठीक है। देखो बेटे यहाँ पर होगा क्या, जो आपको A की वैल्यू दे रखी होगी, जो आपको एज लेंथ दे रखी होगी, वो हमेशा किसके अंदर दे, इसका मतलब क्या है, एज लेंथ, ठीक है। एज लेंथ हमेशा किसके अंदर दे रखी होगी बेटा, ये हमेशा आपको या तो पिकोमीटर में दे रखी होगी, या फिर आपको ये नैनोमीटर में दे रखी होगी, ठीक है, या फिर आपको ये एंगस्ट्रॉम में दे रखी होगी। ये 3 इसकी यूनिट्स होंगी एज लेंथ की, जो आपको न्यूमेरिकल में दे रखी होगी। लेकिन आपको यूज किस में करनी है, या तो इसको मीटर में यूज करना है, या फिर इसको सेंटीमीटर में यूज करना है। तो बात करते हैं बेटा हम यहाँ पर कि 1 पिकोमीटर होता है, इसमें कितने मीटर होते हैं। तो 1 पिकोमीटर में जो मीटर है बेटा, 1 पिकोमीटर इक्वल टू होता है 10 टू दी पावर -12 मीटर। लेकिन सेंटीमीटर कितने होते हैं बेटा, यहाँ पर होते हैं बेटा 10 टू दी पावर -10 सेंटीमीटर होते हैं, याद रखिए इस बात को। 1 नैनोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 10 टू दी पावर -9 मीटर होते हैं, लेकिन 10 टू दी पावर -7 सेंटीमीटर होते हैं, याद रखें इस बात को। 1 नैनोमीटर इक्वल टू ये होता है। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं बेटा, 10 टू दी पावर -10 मीटर होता है, लेकिन 1 एंगस्ट्रॉम में 10 टू दी पावर -8 सेंटीमीटर होता है। ये नोट आपको याद रखना है, ध्यान रखें बच्चे। और एक बात और ध्यान रखें, तीसरी बात क्या है कि जब भी आपको मास है, ये मास ध्यान समझना, ये जो आपके पास एटम का जो मास है या एटम का जो वेट है,
वो आपको दो उसमें दे रखा होगा, या तो ग्राम में दिया गया होगा या फिर किलोग्राम में दिया गया होगा। जब आपको मास ग्राम में दिया गया हो तो आपको ए किस में यूज करनी है, एज लेंथ किस में यूज करनी है, ध्यान समझिए इस बात को। तो आपको एज लेंथ यूज करनी है सेंटीमीटर में, अगर ये किलोग्राम में दिया गया है तो आपको यूज करना है मीटर के अंदर, ठीक है। ये आपको भी इतना भी नोट को याद रखना है। तो ये भी भाई आपके पास क्या है, डेंसिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और फिर हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, ठीक है। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ आप लोगों से। ओके स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वीडियो में आगे की ओर और एक नए टॉपिक की ओर, ठीक है। और अगला टॉपिक जो हमारे पास होगा वो होगा क्लोज पैकिंग। लेकिन क्लोज पैकिंग पढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक और क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि क्लोज पैकिंग पढ़ाते समय मुझे वॉइड बड़ा परेशान करती है। तो पहले मैं वॉइड को ही निपटा देता हूँ इसी वीडियो में, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग के बारे में। ओके, अच्छा, वॉइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं वो समझिए आप यहाँ पर जरा देखिए। जो वॉइड्स होते हैं, देखो वॉइड जो होता है वो क्या होता है, वॉइड का मतलब होता है रिक्ति, ठीक है। रिक्ति होती क्या है, तो ये होता है बेटा वैकेंट स्पेस, वैकेंट स्पेस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल particles is called void। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल होते हैं उनके बीच का जो वैकेंट स्पेस होता है, उस वैकेंट स्पेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं। वॉइड का वॉल्यूम कितना होता है हम पीछे वाली टेबल में और पीछे वाली वीडियो में समझ चुके हैं बेटा। यहाँ पर अब मैं समझा रहा हूँ आपको वॉइड कैसे कैसे जनरेट होते हैं, उन वॉइड्स का नाम क्या होता है और वॉइड्स होता क्या है, समझिए जरा बात को। सपोज दैट आपके पास बेटा ये कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इनको मैंने बहुत क्लोजली, बहुत पास बिल्कुल पैक कर दिया, बिल्कुल इससे पास ये पैक नहीं हो सकते। तो इनके बीच में जो आपको यहाँ स्पेस दिखाई दे रहा होगा, इस स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं। वही तो लिखा है, वैकेंट स्पेस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल इज कॉल्ड वॉइड। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल्स हैं, इनके बीच का जो स्पेस होता है, इस स्पेस को हम लोग वॉइड कहते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा। अब देखो वॉइड जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। जो वॉइड है बेटा, मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है वॉइड्स के लिए। जरा देखो यहाँ पर एक मैंने आपको, देखो जरा, दो पार्ट में मैंने वॉइड्स को क्या किया है, डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है बेटा 2D वॉइड, ध्यान समझना, 2D वॉइड्स, ठीक है। और दूसरे होते हैं बेटा 3D वॉइड्स, 3D वॉइड्स, ठीक। जो 3D वॉइड्स होते हैं वो 3D अरेंजमेंट में पाए जाते हैं, और जो 2D वॉइड्स होते हैं वो 2D अरेंजमेंट में पाए जाते हैं। अब 2D और 3D अरेंजमेंट क्या होता है, 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का मतलब क्या होगा कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल्स को केवल 2 ही डायमेंशन में अरेंज करें, डायमेंशन टोटल 3 होती हैं। कौन कौन सी बेटा होती हैं, यानी आपके पास एक होती है 1 डायमेंशन, मतलब एक ही दिशा, यानी केवल लंबाई मान लीजिए, आप केवल लंबाई मान लीजिए, ठीक है। और दूसरी डायमेंशन मान लो चौड़ाई मान लो। तो जब लंबाई और चौड़ाई को हम यूज करते हैं और उस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल को अरेंज करते हैं, तब हम उसे कहते हैं 2D अरेंजमेंट। और अगर 3D अरेंजमेंट है तो उसका मतलब क्या है, वो लंबाई भी यूज करेगा, चौड़ाई भी यूज करेगा और ऊंचाई भी यूज करेगा। तो अगर आपके पास एक कॉपी का पेज है, अगर कोई कॉपी है उसका केवल पेज है, तो वो पेज जो होता है बेटा वो 2 डायमेंशनल होता है। ये जो पेज आपको दिख रहा है या ये जो फट्टा दिख रहा है बेटा, ये 2 डायमेंशनल होता है, ये गत्ता, ठीक है। लेकिन अगर हम पूरी इस कॉपी की बात करें तो ये 3 डायमेंशनल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी बेटा, इसके अंदर 3 डायमेंशन हो गई। देखो, एक डायमेंशन ये हो गई, एक डायमेंशन ये हो गई, और एक डायमेंशन इसकी ऊंचाई हो गई। जो इतनी मोटाई दिख रही है आपको, ये 3 डायमेंशनल हो जाएगी, ठीक है। तो ये बुक जो है वो 3 डायमेंशनल होती है, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल। अब जो आपके पास एटम होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल्स होते हैं, उसको हम 2 टाइप से अज्यूम कर सकते हैं। ये देखिए बेटा, आपके पास एटम है, ये जो एटम होगा या ये मॉलिक्यूल होगा या फिर ये आयन हो सकता है। फिलहाल ये कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल होता है बेटा, मैंने यहाँ पे CP लिख दे रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल होता है। इस पार्टिकल को हम 2 तरीके से अज्यूम करते हैं। अगर ये पार्टिकल बेटा हम 2D अरेंजमेंट करते हैं, तब इस पार्टिकल को बेटा हम लोग सर्कल बेटा अज्यूम करते हैं, इसे सर्कल बोलते हैं। और सर्कल के द्वारा जो स्पेस ऑक्युपाई किया जाता है उसे हम कहते हैं बेटा क्या, एरिया कहते हैं बेटा, ठीक है।
एरिया बोलते हैं बेटा इसको, ठीक, एरिया। और सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ये सर्कल का एरिया होता है। किसी सर्कल द्वारा कितना स्पेस ऑक्युपाइड किया जाता है बेटा, पाई आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। और अगर हम 3D की बात करें तो इसमें जो आपके पास स्पेस ऑक्युपाइड किया जाएगा उसे बोलेंगे हम वॉल्यूम। और जो वॉल्यूम होता है इसे स्फीयर, पहली बात तो हम लोग इसको स्फीयर अज्यूम करते हैं। स्फीयर मतलब एज लाइक बॉल, यानी गेंद के समान, इस तरीके से, ये गोले टाइप, गोला बिल्कुल, स्फीयर, ठीक है। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये इतना स्पेस ऑक्युपाई करता है और ये इतना स्पेस ऑक्युपाई करता है। चलिए ये तो हो गई बेटा इसकी जनरल बातें। अब हम बात करते हैं कि 2D वॉइड्स कितने टाइप की होती हैं। तो 2D वॉइड्स जो होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं और 3D वॉइड्स टोटल 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं ये मैं आपको आपके सिलेबस में वो बता रहा हूँ, उसके अलावा बहुत सी होती हैं, ठीक है। जरा देखिए बेटा यहाँ पर 2D वॉइड्स कौन सी हो सकती हैं, ठीक। मैं क्या करूं, एटम्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करूं, एटम्स को मतलब सर्कल्स को कुछ इस तरीके से अज्यूम करूं और मतलब अरेंज करूं। अरेंज करने के बाद इसके जो सेंटर पॉइंट हैं, इन सेंटर पॉइंट्स को आपस में बेटा कनेक्ट करते हैं बेटा। और कनेक्ट करने से आपको दिख रहा होगा कि ट्राई एंगल यहाँ पर बन रहा है। इस वॉइड्स के नीचे क्या बनना है बेटा, ट्राई एंगल बनना है। तो ट्राई एंगल के बीच में बनने वाली ये जो वॉइड है, इस वॉइड का नाम होता है बेटा ट्राई एंगुलर वॉइड, ट्राई एंगुलर वॉइड कहते हैं, ट्राई एंगुलर वॉइड कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। ट्राई एंगुलर वॉइड, यहाँ पर बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। अब यहाँ पर आ गया बेटा एक और शब्द आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर ये क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ टचिंग एटम, ठीक है। अगर कोई एक एटम है उसको जितने एटम टच करते हैं उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे आप लोग क्लास में बैठते हैं तो क्लास में बैठते समय एक सीट पर अगर मान लो 3 स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो बीच वाला जो स्टूडेंट होता है उसको एक साइड से इधर से और दूसरी साइड से इधर से जो स्टूडेंट टच करता है तो उसका जो बीच वाला है स्टूडेंट है उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसका माना जाएगा बेटा 2, क्योंकि 2 एटम उसको टच कर रहे हैं, 2 स्टूडेंट उसको टच कर रहे हैं। लेकिन साइड वाला जो स्टूडेंट होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 1, क्योंकि उसको केवल बीच वाला ही स्टूडेंट टच करेगा, साइड वाला दूसरा स्टूडेंट टच नहीं करेगा। जितने एटम टच कर रहे हैं उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो इस स्फीयर को यानी इस वॉइड को कितने एटम टच कर रहे हैं बेटा, 1 2 3 एटम टच कर रहे हैं, इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 3 होती है। और अगर मैं यहाँ पर कोई एटम रख दूं बेटा, वॉइड में रखे हुए एटम, वॉइड में रखे एटम का भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा, का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 3 ही होगा। कोई सी भी वॉइड है और उस वॉइड के अंदर जो भी एटम रखा हुआ है उस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होता है, 3 ही होता है। जितना वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उतना ही एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है। चलिए दूसरे नंबर पे आता है बेटा ट्राई, जो आपके ट्राइंगुलर आ गया। अगर मैंने क्या किया, 4 एटम को ऐसे रख दिया भाई, 4 एटम को इस तरीके से सटा करके चिपका करके यहाँ पर रख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो यहाँ जो वॉइड बन रही है इसको कैसे पता लगे कौन सी वॉइड है, तो हम इन सेंटर एटम है इनको आपस में बेटा क्या करें, मिलाएं। और मिलाने के बाद यहाँ पर दिख रहा होगा एक स्क्वायर बन रहा है, तो इसे बोलते हैं बेटा हम स्क्वायर प्लेनर वॉइड, स्क्वायर प्लेनर वॉइड कहते हैं। और स्क्वायर प्लेनर वॉइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा, वो आपको मुझे मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। ओके, समझ में आ गई होगी बात, बिल्कुल आ गई होगी। बात करते हैं हम 3D वॉइड्स की। 3D वॉइड्स जो होती है बेटा वो टोटल 3 टाइप्स की होती हैं। 3D वॉइड्स जो है वो टोटल 3 टाइप्स की होती है, याद रखें इस बात को। केवल कितने प्रकार की होती है बेटा, 3 टाइप्स की होती है। समझिए जरा यहाँ पर सबसे पहली क्या है कि अगर देखो 3D की बात कर रहे हैं तो 3D की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, यानी इसमें कुछ आपके पास स्पेस में ही होगा भाई, एक तो प्लेन में होंगे। अब प्लेन के ऊपर हम क्या करें, ये चौथा वाला एटम और रख दें। ये देखिए बेटा ये 3 एटम, इसके ऊपर से हम चौथा एटम और रख दें। फिर यहाँ से जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो स्पेस दिखाई देगा ये यहाँ से, उसका हम बोलेंगे वॉइड। ये 4 एटम से मिलकर के बनी है वॉइड, ठीक है। कितने एटम से, 4 एटम से मिलकर बनी है वॉइड। तो यहाँ पर क्या होता है देखो कुछ इस तरीके से, जरा समझते रहना बात को। देखो बेटा यहाँ पर मैंने क्या किया, ये 3 एटम या हाँ इस समय जो एटम है वो स्फीयर है, ये 3 स्फीयर इस तरीके से रखे और 3 स्फीयर रखने के बाद में ये जो आपके पास दिख रहा है इसके ऊपर से मैंने चौथा स्फीयर रख दिया। तो अब बेटा इन स्फीयर के सेंटर पॉइंट ये है, तो इसका सेंटर पॉइंट क्या होगा, ये होगा। इनको आपस में मिलाओ इस तरीके से, सेंटर पॉइंट्स को आपस में मिलाओ, मिला दिया बेटा।
मिलाने के बाद आपको जो स्ट्रक्चर दिख रही है कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर दिख रही होगी बेटा, ये यार देखो यहाँ पर कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर दिख रही है, इस टाइप की स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो इस वॉइड का नाम भी क्या हो जाएगा बेटा, टेट्राहेड्रल वॉइड होगा बेटा, इसका नाम टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। मैं इसके बाद ये भी बताऊंगा ये वॉइड कैसे बनती, क्लोज पैकिंग के अंदर बताऊंगा मैं आपको, सबको अलग अलग समझाऊंगा कि हाँ ये बन रही है। टेट्राहेड्रल वॉइड है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा भाई, 4 होगा। क्यों होगा 4? क्योंकि इसके पास क्या एक एटम ये और एक ऊपर से, यानी 4 एटम इस वॉइड को टच कर रहे हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा इस वॉइड का 4 होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है बेटा कौन सा, दूसरे टाइप का, इसे बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मैं ऑक्टाहेड्रल की नाम ले रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि इसका जो ज्योमेट्री है इस वॉइड की, यानी जो एटम है उनके सेंटर को मिलाने पर जो ज्योमेट्री क्रिएट होगी वो कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, यानी अष्टफलकीय हिंदी में बोलते हैं इसको, अष्टफलकीय। ठीक है, जरा देखो वो कैसे बनती है बेटा, देखो 4 एटम आपको ऐसे रखने हैं, 4 एटम ऐसे रखे हुए मिले आपको, और एक एटम इसके ऊपर से रख दिया जाए और एक एटम इसके नीचे से रख दिया जाए, तो जो वॉइड यहाँ पर जनरेट होगी इस वॉइड का नाम होगा बेटा कौन सा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, OCV, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहेंगे। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बेटा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बच्चे 6, क्योंकि 6 एटम इसमें यूज हो रहे हैं। अब बात ये आती है कि ये ऑक्टाहेड्रल कैसे हो गई, यार देखो इनको आपस में मिलाइए बेटा, और एक एटम आपका ऊपर से एक एटम नीचे से, ये ज्योमेट्री होती है, इसको हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं। और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जहां पर भी मिलती है उसका नाम क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, कुछ इस टाइप से ज्योमेट्री मिलेगी। लेकिन एनसीईआरटी इस वॉइड को कुछ ऐसे बनाती है, कुछ कैसे बनाती है, जरा देख समझिए बात को, यानी कुछ इस टाइप से बेटा 3 उसने सर्किल वो स्फीयर ऐसे बना दिए। अब 3 सर्किल आपके या स्फीयर आपको इस तरीके से नीचे से बना करके इस तरीके से दिखाती है। तो यहाँ पर जो वॉइड है इसको बेटा वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं, यानी इसकी हम ज्योमेट्री देख लें तो कुछ इस तरह की ज्योमेट्री मिलेगी आपको ये। ठीक है, ये ज्योमेट्री मिलेगी। ठीक है, इस टाइप से ये भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ठीक, इसको मैं आपको कभी और अच्छे से बताऊंगा, बिल्कुल डेमोन्स्ट्रेट करके बेटा, यानी एक मॉडल बना के आपको दिखाऊंगा, हाँ ये भी ऑक्टाहेड्रल होती है और ये भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है। ठीक है, वैसे ये ज़्यादा ऑक्टाहेड्रल क्लियर हो रही है, क्यों, क्योंकि आपको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मिल रही है। नेक्स्ट हमारे पास आती है बेटा थर्ड टाइप की वॉइड, यानी इसे बोलते हैं क्यूबिक वॉइड। क्यूबिक वॉइड बोलते हैं। क्यूबिक वॉइड में क्या है, ये 4 एटम आपको ऐसे रखने हैं क्यूबिक वॉइड के अंदर, और इसके जस्ट ऊपर भी 4 एटम आप ऐसे रख देंगे, तो ये जो वॉइड बनेगी इन दोनों के बीच, जरा ध्यान से समझना, यहाँ पर एक क्यूब बनेगा इस तरीके से। कुछ जो क्यूब बनेगा उस क्यूब को मैं नीचे बना दे रहा हूँ बेटा, अगर मैं छोटे कर दूँ एटम को तो कुछ इस तरीके से आ जाएंगे, ये तो हो गए नीचे वाले एटम। ठीक है, इसके बाद ये नीचे वाले आइटम हो गए, इसके बाद ये हो गए बेटा कैसे, ऊपर वाले आइटम हो गए। समझते जाना बात को। तो जरा देखो ये देखो बेटा, यहाँ पर ये देखो, ये जो आपको दिख रहे हैं ये यहाँ पर आपको क्यूब मिलेगा, और क्यूब है इसलिए वॉइड कैसी होगी बेटा, ये क्यूबिक वॉइड हो जाएगी। अगर इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं तो कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, जरा समझिए। यहाँ पर इसका मैं कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर होता है 8, क्योंकि 8 एटम इस वॉइड को टच कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं बेटा, यानी 4 एटम ये हैं बेटा, 4 एटम ये हैं टच करने वाले, और 4 एटम ये हैं टच करने वाले। यहाँ जो वॉइड बनेगी इस वॉइड को बेटा 4 एटम, यानी ऊपर से 4 एटम नीचे से टच कर रहे हैं, इसलिए इस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा, यहाँ पर 8 होगा। तो यहाँ पर हमने इस टॉपिक को खत्म कर लिया वॉइड वाले टॉपिक के लिए। ठीक है, तो वॉइड इतने टाइप की होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि वॉइड क्रिस्टल में कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, यानी पोजीशन ऑफ वॉइड। और अगले वाले मतलब उसी वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा कि जो वॉइड यानी जो वॉइड है वो जनरेट कैसे होती हैं और क्लोज पैकिंग क्या होती है। यानी अगली वीडियो आपको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सारी वीडियो को आप धीरे धीरे देखिए, और एक बात और करिए, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है आपको, अगर इंग्लिश ज़्यादा हो रही है, हिंदी में कन्वर्ट कराना है, तो वो भी मुझे आप क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, तो इसी चीज़ को मैं हिंदी में भी आपको बताता चलूँगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।